बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। पंजाब का हल्का दिखाते दिखाते, एरिया दिखाते दिखाते, जब से हमने सफर शुरू किया है आज़ाद कश्मीर का, तो आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ हलकों का हमने आपको विजिट करवाया है और दिखाए हैं कि कौन कौन से मसाइल जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, हर हलका में उम्मीदवार जब जब आते हैं, जो जो विन कर जाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनने के बाद अपनी कंस्टिट्यूएंसी में क्या क्या काम करवाते हैं, जो एक लाया अमल देते हैं, एक मैनिफेस्टो अवामुन नास को देते हैं या एक वादा करते हैं, क्या उस वादे की उस तरह से फुलफिलमेंट होती है? नहीं होती। काफी हल्के ऐसे हैं जो आज भी जू के तू एक अजीब सा मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन आजाद कश्मीर का एक ऐसा हल्का जो सबसे पसमानदा है, जो आज भी कई साल पीछे है, अगर हम उसकी बात करें तो उस हलके की पसमानदगी का अंदाजा आप यूं लगा लें कि वहां जाने के लिए काफी एरियाज में रास्ते ही नहीं है। और इसमें मैं समझती हूँ कि बड़ा कलीदी किरदार वहां से मुंतहिब होने वाले लोगों का है। और अवामुन नास जानना चाहती है क्या वजूहात है कि जो वोट बैंक लेकर आने वाली शख्सियात है, उन्होंने आज तक इस पर कोई प्रॉपर लाया अमल इख्तियार क्यों नहीं किया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जो अगर मैं उनका तारफ यूं दूं कि वो मुस्लिम लीग नून के बानियों में उनका नाम आता है, तो इसमें कोई दो राहे नहीं, क्योंकि आजाद कश्मीर में और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मुतारफ करवाया, मुस्लिम लीग नून के लिए जदोजहद की। मुस्लिम लीग नून की सबसे पहली करारदाद जो पास हुई, उस करारदाद को मंजूर करवाने में उन्होंने बड़ी जो है कलीदी किरदार निभाया। और अगर मैं उनकी शख्सियत की बात करूं, तो वो साथ ही साथ किंग ऑफ राजमहल भी उनको कहा जाता है। और इस टाइटल के पीछे भी रीजंस ये हैं कि उन्होंने राजमहल के लोगों के लिए, अवामुन नास के लिए अपनी मदद आपके तहत भी काफी काम जो है वो किए हैं, और काफी जगह पर अवामुन नास की मुश्किलात को आसान करने की कोशिश की है। मेरी मुराद मलिक जुल्फकार साहब हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। LA 8 से वो उम्मीदवार हैं MLA के। 2011-2016 ये दो टर्न्योर ऐसे थे कि जिसमें आप उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन इस दफा इस टर्न्योर में वो उम्मीदवार MLA हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं आजाद कश्मीर के। अगर मैं उनकी शख्सियत की बात करूं तो 7 XDG भी रहे हैं वो PMAJK के, और उसके साथ साथ आप फोकल पर्सन भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राजमहल हल्का के भी वो बानी है, इस पर भी बात करते हैं कि हल्का के बानी होने के बावजूद हल्का में उस तरह से काम ना होना, रीजंस क्या है, जो जो लोग मुंतहिब होते रहे, क्या आज तक उन्होंने इस पर नजरसानी क्यों नहीं की, गवर्नमेंट की नजरसानी क्यों नहीं रही उस पर। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के 3 कैंडिडेट जो हैं उनके मद्दे मुकाबिल है कि टिकट के लिए वो भी कोशिशों में है, जिस तरह के पूरे आजाद कश्मीर की सिचुएशन है। आइए उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इस्लाम जी, क्या हाल है जी आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे इस पहाड़ी इलाके को भी आपने मुतारफ करने में जो है ना अपना किरदार अदा किया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक सफर यू। की तकलीफें से ही। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बात हम करते हैं राजमहल पर। उस राजमहल हल्का के बानी है आप, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के फाउंडर्स हजरात में आपका नाम है, बानियों में आपका नाम है। राजमहल के हल्का के पसमानदगी, वहाँ मामलात पर, वहाँ की सबसे बड़ी बात कि वहाँ के हालात हजरा की जो सिचुएशन है, उस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुजारिश ये है कि ये जो हल्का राजमहल है, ये लैंड ऑफ कंट्रोल का इलाका है। पहले ये LA 1 कोटली था, आज भी LA 1 कोटली राजमहल से कहते हैं। पहले इसमें देही इलाके के साथ साथ शहरी इलाका भी। जी जी। 2017 में जो हल्का बंदी हुई, और उसमें मैं बतौर खास जिक्र करूंगा जनाब कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का, हमारे मुश्किल वक्त के साथी परवेज रशीद साहब का और राजा फारूक अदर साहब का, कि उनने बेपनाह मुखालफत जो हमारे जिले के अंदर से ही थी कि ये हल्का ना किया जाए जी जी। या इसका डिजाइन कोई और था। तो मेरी रिक्वेस्ट पे मेरी चूंकि कोशिश थी कि इस हल्के की पासमानगी दूर करने का एक तरीका है कि इसको एक अलग जो है तो हल्का बनाया जाए, क्योंकि जो भी वसाइल आते थे आजाद कश्मीर के पास, उस वक्त तक वसाइल भी कम होते थे, तो वो जो करीब के लोग थे वो पहले पहुंच जाते थे मेंबरान असम्बली के पास, और वो वसाइल यहीं पे लग जाते थे। तो ये अलग हल्का होगा तो फिर यह है कि इसका बजट अलग होगा, तो इसकी तामीर और तरक्की में जहाँ हमें मदद मिलेगी और उससे बेहतरी आएगी, स्पीड तेज होगी। बदकिस्मती से 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जाने के बाद तो एक अंधेराई छा गया सारे मुल्क की तरह।
میں جیسے چھایا ایسے ہی آزاد کشمیر میں بھی چھا گیا. جی جی. اور جو کوئی ہم نے کام شروع بھی کیے تھے 2016 کے بعد وہ آج بھی ویسے ہی پڑے. مثلا میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں لائن آف کنٹرول کے 13 حلقوں کے لیے ایک پیکیج دیا سڑکوں کا کہ یہ اس سے پہلے چونکہ فائرنگ کی ایجاد میں تھے یہ علاقہ تھا, میکسیمم علاقہ ہمارا جو ہے فائرنگ کی ایجاد میں رہتا ہے. جی جی. تو جب یہ سیز فائر ہوا اس کے بعد فائرنگ نہیں ہوئی تو اس کے بعد چانس تھا کہ وہاں پہ کام کیے جائیں. پہلے تو وہاں کام کرنا ہی مشکل تھا جی جی. کہ کوئی ٹھیکیدار کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو وہاں پہ جا کے کام ہی نہیں کر سکتا. سڑک بنا سکتی تھی, نہ کوئی پائپ لائن بچھا سکتی تھی, نہ کوئی اسکول بن سکتا تھا. لیکن اس کے بعد 2017 کے بعد جو ہے وہ حالات پرامن ہو گئے, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو خیال یہ تھا کہ یہ حلقہ بن گیا. لیکن 2021 کا الیکشن ہوا, مجھے پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا, لیکن وہ الیکشن جو تھا وہ الیکشن میں اسے الیکشن نہیں کہوں گا, وہ ایک سلیکشن تھی لوگوں کی. بالکل. تو اس میں پھر بھی میری گڈ لک ہے, ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ رہ گئے, لیکن مجھے پھر بھی 8000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گیا, یا میرے رزلٹ میں 8000 کا انصاف آ گیا. جی جی, اضافہ ہو گیا, یعنی 8000 میرے حصے میں لکھے گئے. ورنہ آزاد کشمیر میں وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. خیر وہ ماضی کو ہم اب کیا کہیں. تو اب اس کے بعد ایک حکومت آئی یہاں پہ, پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ایسے ایسے لوگ ممبر اسمبلی بن گئے جن کو نہ تو ملکی معاملات کا شعور تھا, نہ حکومتی معاملات کا شعور تھا. کوئی ورکشاپ سے اٹھا کر کسی کو ممبر اسمبلی بنا دیا, کسی رکشا ڈرائیور کو بنا دیا, کسی ڈسپینسر کو بنا دیا. اب یہ ان کی اپنی یہ نہیں کہ یہ برے لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی اچھے لوگ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. جی جی جی. لیکن سیاسی بصیرت اس طرح سے نہیں ہوتی. بصیرت قومی بصیرت نہیں ہوتی. بالکل بالکل. سیاسی بصیرت نہیں ہوتی. ہاں بالکل. 4 حکومتیں تبدیل ہوئی اس پورے ٹینیور میں 4 حکومتیں تبدیل ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ ابھی 2021 کے الیکشن میں جب ہم الیکشن ہار گئے, لیکن ہمارے پاس اسٹرانگ جو ہے نا وہ دلیل تھی کہ جی ہم لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی جو تھی وہ ہماری پچھلی حکومت میں تھی, اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. بالکل. اور ہیلتھ ایمرجنسی جو آزاد کشمیر میں ہوئی, جس میں کچھ بیماریاں ہیں جن کا علاج 24 گھنٹے تک فری ہوتا ہے, اور وہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں, مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, جو فرسٹ انجیکشن ہے وہ شاید 1000 روپے کا ہے, تو وہ انجیکشن گورنمنٹ کی طرف سے لگتا ہے. اس طرح کی بیماریاں تھیں, اور یہ ایک مثال تھی جو پاکستان میں کہیں نہیں. آزاد کشمیر کی تمام جو مین سڑکیں تھیں 2011 سے 16 تک پیپلز پارٹی کی حکومت جب تھی, کسی سڑک پہ بندہ نہیں چل سکتا تھا, سب سڑکیں اکھڑی ہوئی تھی. جیسے آج راج محل ہے ایسے سارا آزاد کشمیر تھا, سارا آزاد کشمیر تھا. لیکن اس دور میں میاں صاحب نے مہربانی کی, ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو تھا وہ دگنا کیا, جس سے ہم نے آزاد کشمیر کی ساری کی ساری سڑکیں جو ہے وہ بنائی. آپ آزاد کشمیر کی مین سڑکات پہ آج بآسانی سفر کر سکتے ہیں. یہاں کے حالات کے مطابق یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں کی اس طرح کی تو چیزیں نہیں ہو سکتی. سر ایل او سی پر آپ کا علاقہ واقع, اور آپ کا جو حلقہ ہے پورا ہی ایل او سی پر ہے. پورا ایل او سی پہ, تو پورا ایل او سی پر ہونے کی وجہ سے obviously کافی خطرات جو ہیں اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں. بس ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ میاں صاحب نے مہربانی کی کہ ایل او سی کے حلقوں کے لیے ہمیں علیحدہ سرکار وہ شروع ہوئی, اور جو ہی ہماری حکومت ختم ہوئی ان کو بند کر دیا گیا. وہ آج ہی بند ہے, آج بھی وہ کوئی کام نہیں ہونے دیا گیا. اس لیے جی کہ یہ سڑکیں اگر بن گئی تو یہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور مسلم لیگ کے نام سے لوگ اس کو یاد کریں. اگر وہ سڑکیں بن جاتی تو کچھ نہ کچھ ہمارے جو بالکل زیرو لائن کے دیہات تھے یا کچھ علاقے تھے وہ کسی نہ کسی صورت میں آ جاتے. بالکل صحیح. سر زیادہ مسائل جیسے روڈز کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ روڈ کا کام رک گیا, اور کیا مسائل آپ کو نظر آتے ہیں ایل او سیز کے؟ سر روڈز وہاں پہ نہیں ہیں, جی. صحت کی سہولتیں وہاں پہ نہیں ہیں, ایجوکیشن کی سہولتیں نہیں ہیں. جو اسکول تھے وہ چونکہ پچھلی اس سے پہلے ایک عرصہ دراز تک جو ہے نا یہ ایل او سی کا علاقہ ڈسٹرب رہا. وہاں پہ اسکول تو کسی حکومت نے دے دیا, لیکن وہ ٹیچر کسی گھر میں جا کے کسی جگہ جا کے پڑھاتا تھا, اس کی بلڈنگ نہیں بن سکی. کچھ بلڈنگ بنی بھی جو گورنمنٹ نے بنائی اس وقت کی, یا کچھ عالمی اداروں نے بنائی, لیکن وہ جو کچھ بنا تھا وہی رہا. اس میں کوئی آپ دیکھیں زمانہ بدل رہا ہے, دن بدن جو ہے نا ضرورتیں بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم تو بہتر سے بہترین کیا جی, ہمیں تو بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اور اس کی وجہ, اور یہ 5 سال جو ضائع ہوئے, جس میں اس وقت تک آزاد کشمیر کی ہسٹری کے اندر
जितनी डेवलपमेंट का बजट इस पिछले 5 साल में मिला, और वो इतना बजट पहले कभी भी नहीं मिला, इतना कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं और मिला। सारा किसने दिया? शहबाज शरीफ साहब ने दिया। पाकिस्तान के मुश्किल हालात के बावजूद उनने बहुत बजट दिया। सब मुझे नहीं पता पंजाब से काटा, सिंध से काटा, कहाँ से लाया, या अपने हिस्से से दिया, लेकिन उन्होंने भरपूर पैसे दिए। बिल्कुल सही, वो क्या ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन नजर नहीं आ रहे कि कहाँ है। अच्छा सर, बात राजमहल की हम कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो जो है किसी भी उम्मीदवार का वो उसकी शख्सी पहचान है। जी। आप इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, 2021 में आपको टिकट भी मिला, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 8000 प्लस आपने वोट लिए। आपकी बार आपका मैनिफेस्टो क्या है? लास्ट टाइम आपने 8000 वोट लिए, आपकी बार आपकी कैंपेन कैसी है? अल्लाह का बड़ा फजल है जी कि ये मेरी गुड लक है, या सारे मुस्लिम लीग के लोगों की गुड लक है कि जो 2021 के बाद कुछ साल 6 महीने के अंदर ही लोगों को पता चल गया कि हमसे गलत हो गया, या हमसे गलत करा दिया गया। सही। तो हजारों की तादाद में मेरे साथ लोग शामिल हुए। राजमहल एक दही इलाका है, और यहाँ पे एक सिस्टम है जो शहरी सिस्टम नहीं बल्कि एक देही सिस्टम है। यहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल आबाद है, यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो 2-4 हजार वोट रखते हैं, और वो सारे के सारे ग्रोह 2022-23 में मेरे साथ शामिल हो गए, और ये मतलब इलेक्शन के 1 ईयर के बाद ही शामिल हो गए। जो इस इलाके के अंदर जिन लोगों को समझा जाता है कि ये विनिंग लोग हैं, जिसके साथ ये होते हैं उसको जजा देते हैं, वो सारे के सारे 2021 के इलेक्शन के साल बाद मेरे साथ शामिल हो गए। आज अल्लाह का बड़ा फजल है, सबसे मुनज़्ज़म जमात है। यहाँ अमीर मकाम साहब आए, उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे मुझे कहा जी कि आप फंक्शन करें। बड़ा गर्मी का मौसम भी था, अबस का भी था, और सियासत का मौसम नहीं था, उस वक्त कोई और मौसम था, लेकिन वो भी बड़े उस पर खुश भी हुए और हैरान भी हुए कि इतने जल्दी इतने दूर से वो आपने कराया भी यहाँ शहर के अंदर आके लोग लाके। तो आज अल्लाह का बड़ा फजल है, मुस्लिम लीग इस सारे जिले में बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे हल्के में ये है कि मजबूत होने के साथ साथ मुनज़्ज़म भी है। जबरदस्त। मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे थे, तो आपका प्लान क्या है सर? क्या प्लान लेकर आप प्लान यही है जी, मेरा प्लान जो है ना वो लोगों की फलाह बहबूद है और लोगों की जिंदगी को आसान करना है, चाहे वो सेहत के शोबे में हो, एजुकेशन के शोबे में हो, और लोगों के सफर जो है, देखें आपकी सड़क अच्छी होगी आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई शक हो तो आप जरूर जाए भी। यहाँ से पिंडी का सफर है जी 3-3.5 घंटे। बिल्कुल। और यहाँ से अगर मेरे हल्के के आखिरी जगह से आप चलें तो शहर तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, मतलब इतना डेंजर जोन है वो? डेंजर जोन है, सड़क की कोई हालत नहीं है वहाँ पे। आप 5-10 किलोमीटर की अलावा की स्पीड से चल नहीं सकते। अच्छा सही। अच्छा सर, जिस तरह से माशाल्लाह से आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी आजाद कश्मीर के क़यादत की बात करें, लास्ट टाइम भी टिकट आपके पास थी, आपके मदम का आपके साथ मुस्लिम लीग नून के 3 कैंडिडेट्स और भी हैं, क्या लगता है कि टिकट आपको दिया जाएगा या क्या किया जाएगा? नहीं, वो वैसे देखें वो सारे मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, जी मेरे साथी हैं सारे। तो वो वैसे हर बंदे का देखे ना, हर बंदे को ये होता है जी कि टिकट के लिए अप्लाई करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, मियां साहब बुलाएंगे, हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो वो कोई इस तरह की कुछ संजीदा बात नहीं है। अच्छा, किसी तरफ से भी कोई संजीदा बात नहीं है। और मेरे हल्के में आज भी लोगों ने मेरे झंडे लगाए हुए हैं, मेरे बैनर लगाए हुए हैं, मुझे आपने तौर पर नामजद करके कैंपेन चल रही है। जबरदस्त। हाँ, तो कोई इख्लाफ ही नहीं है उस पर। मतलब हर हल्का में जितने भी ग्रोह हैं, ग्रुप्स हैं, वो खुद से आपकी कैंपेन कर रहे हैं? और सारे मेरी कैंपेन कर रहे हैं। बलजात में जो मेंबर जिला कौंसिल मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, या कुछ चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स बने, उनकी अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो कितने हद तक, कितनी यूसीस हैं और कितने लोग आपके साथ हैं सर? एक ये जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है ना उस वक्त वो पीटीआई की हुकूमत थी, तो उनने तो हमें जीतने का मौका बड़ा कम दिया, लेकिन फिर भी अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में हमारे लोग जीते। और पिछले इस अरसे से लेकर अभी आज भी और कल भी बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत हुकूमती पार्टी से हमारे साथ हो रही है। कुछ रात को भी हुई है, कुछ आज हो रही है, कुछ कल हो रही है, कुछ आने वाले दिनों में हो रही है। यानी कि एक बड़ा पावर शो जो है वो आप कर चुके हैं राजमहल के? हाँ जी कर चुका हूँ। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से क़यादत की बात करें, आजाद कश्मीर की क़यादत के साथ आप अपनी टीम के साथ कितना मुतमिन है उनके काम पर, और जितने भी पूरी हल्के हैं उन हल्कों पर समझ लें कि टिकट्स देने में आप किस हद तक मुतमिन हैं? देखिए, टिकट तो जब मिलेंगे ये तो उसके बाद की बात है। लेकिन चूंकि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब खुद इस सारे अमल की निगरानी अब
कर रहे हैं। बिल्कुल। और 2-3 दिन बाद वो खुद पार्लिमानी बोर्ड का इजलास करेंगे, तो जब वो खुद जब चीजों को देखते हैं तो फिर चीजें खराब नहीं होती। जब वो खुद नहीं देखते तो वो ये नहीं है कि बाकी लोग जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो वो मुख्तलिफ प्रेशर्स में बार बार खड़े नहीं हो सकते। तो मियाँ साहब की यह है कि वो उन पर ना को प्रेशर होता है ना वो किसी प्रेशर की परवाह करते, वो ना वो जो है ना राइट मैन फॉर राइट जॉब वो रखते। जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसको इलेक्शन के लिए रखते, जो इलेक्शन लड़ने वाला नहीं होता उस पर भी बड़ी वो शफकत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उसको किसी और काम के लिए रखते। बिल्कुल सही। सर, राजमहल में जिस तरह से हेल्थ एंड एजुकेशन बेसिक राइट्स हैं, तो एलओसी के बिल्कुल ऊपर वाक़या होने की वजह से आपका हल्के में कितने जो है स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स या बीएचयूज की अगर बात करें तो कितनी अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की वहाँ? वही जी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल, आप इसको मैं जीरो तो नहीं कह सकता, लेकिन 5-10% लोगों को भी ये सहूलत हासिल नहीं है। अच्छा। तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश होगी कि आप कहीं ना कहीं से इस इलाके को जरूर रोशनास करें, इंशाल्लाह राजमहल को। और ये भी आप तहरीक, मैं भी अपनी क़यादत से मैंने बात भी की है, हमारे मंशूर में मैंने अपने तजावीज़ लिख के भेजी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके थे, जो हमारे 13 हल्के, वो फायरिंग की वजह से उनके एरियाज में काम नहीं हो सके। और आने वाली हुकूमत जो है वो इन एरियाज के लिए एक स्पेशल एक स्कीम जो है ना वो लॉन्च, जबरदस्त, बिल्कुल सही, हेल्थ में भी करे, रोड में भी करे, एजुकेशन में भी करे। बिल्कुल सही। सर, 21 सीटों पर मुस्लिम लीग नून की अगर देखा जाए तो कामयाबी कितनी हद तक पॉसिबिलिटी है? जिस तरह से 13 हल्के तो वो हैं जो एलओसी पर वाक़ है। जी, लेकिन जी आजाद कश्मीर में मैं आपको गुजारिश करूं कि इस वक्त आपने कहीं ज़रा ये बात जो कही है, आपने किसकी बात की है, मैं तो 24-25 की ये है, 24-25 जगह ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ बाकी जगह है वहां भी सिर्फ ये मसला है कि हमारे आपस के जहाँ पे कोई इख्तलाफात है, अब जिस हल्के में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना हो ना, एक ही तरह के 2-4-6 लोग हो जाएं वो सबका राइट होता है। बाज़ जगहों पे यह है कि जैसे कि वहां पे स्ट्रॉन्ग लोग हैं तो फिर उनके साथ फिर कोई इख्तलाफ भी नहीं करता, या उनकी की तरह का अवामी बंदा जब कोई नहीं होगा दूसरा तो फिर इख्तलाफ नहीं होगा, या कोई इख्तलाफ करेगा भी तो वो कंसिडरेबल नहीं होगा, बिल्कुल सही, या उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बाज़ जगहों पे एक ही कैलिबर के लोग हैं और वो सारे ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, तो वो उनके मामलात आपस में सेटल नहीं हो सके। हमने कोशिश की थी, हमारे सदर जमात ने, सब लोगों ने, कि हमारे टिकट्स के मामलात जो है वो 2-3 महीने पहले हल हो जाए, लेकिन बावजूद वो ऐसा नहीं हो सका। तो उन हल्कों में भी अगर पार्टी के सारे अपने लोग इकट्ठे हो जाएं तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त मैं आपको गुजारिश करूं कि आजाद कश्मीर में नाकाबिल शिकस्त जमात, और उसकी वजह मरियम नवाज साहिबा ने जो पंजाब के अंदर काम किए। हमारे लोग चूंकि मजदूर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बिल्कुल, तो वो पंजाब के अंदर काम करते हैं, कोई होटल करता है, कोई दुकान करता है, कोई रेडी भी करता है, मुख्तलिफ कारोबार हमारे सब पंजाब के हैं, गुजरावाला के अंदर है, जलम के अंदर है, लाहौर के अंदर है, फैसलाबाद के अंदर है, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर है। बिल्कुल, तो वो उस चीज को देख के वो समझते हैं कि शायद अगर आजाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो ऐसे ही काम आजाद कश्मीर में होंगे, इसलिए आजाद कश्मीर की आवाम भरपूर तादाद में मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहती है। जबरदस्त। सर, LA8 में आपको अपना मुकाबला किसके साथ नजर आता है? मतलब ऑब्वियसली इंशाल्लाह टिकट आपको मिलेगी, और कौन मदे मुकाबिल शख्सियत है जिसका आप कहेंगे? देखिए, इलेक्शन में मुकाबला जो है ना वो 100 वोट वाले के भी साथ होता है, 200 वाले के भी साथ होता है, तो ऑब्वियसली जो पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर होगा और वो ज्यादा क्लोज कंटेस्ट होगा उसका मेरे साथ। आपको लगता है कि आपका कंपटीशन जो है और पीपल्स पार्टी के साथ, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के साथ होगा, क्योंकि पीटीआई तो जो है पीटीआई तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही। लेकिन पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं हो रही उनके लोग इलेक्शन लड़ रहे, वो शायद उनको अपना निशान ना मिल सके। तो मेरे हल्के में पीटीआई भी है, बिल्कुल है, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी शायद मेरे हल्के में कोई एक ही खानदान, एक ही कबीले से होगा। सही। सर, जिला कोटली का ओवरऑल बात करते हैं, चूंकि माशाल्लाह से जिस तरह से आप बानियों में आपका शुमार रहा है, तो ग्रुप बंदी मुस्लिम लीग नून की कितनी साख को नुकसान दे रही है? चूंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि नहीं, कोई देखें जी, ग्रुप बंदी ये कोई दुश्मनी की हद तक तो है नहीं है। हाँ, टिकट अगर मेरिट से मिले तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये लोग सब पार्टी के टिकट को वोट देंगे। हाँ, अब कोई ऐसी बात कोई हो जाती है जो होगी नहीं इंशाल्लाह, हमारी क़यादत ऐसा कर नहीं सकती सही, कि कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि ये आगे पीछे कोई ऐसा शख्स जिसको लोग ज़हनी तौर पर कंसिडर नहीं कर रहे, जी, उसको टिकट मिल जाता है तो फिर उसका तो फिर नुकसान होता है। लेकिन
ऐसी कोई बात होगी नहीं इंशाल्लाह ताला कि सब लोग एक वक्ती जज्बात होते हैं, हर बंदा इस वक्त मुस्लिम लीग का टिकट हासिल करता है। इसमें कोई शक नहीं है। सर लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों को जो एक अमीर की किरण लिए बैठे हैं आप पर, जी, क्या पैगाम देंगे? मैं अपने हल्के के लोगों को यही पैगाम दूंगा जी कि मैंने इस अपने हल्के को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में रोशनास कराया। इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है और कि मैं अपने हल्के के लोगों की मारूनियत दूर कर सकूं और इस हल्के के लोगों के जो मसाइल हैं, जिस ज़हनी कर्ब का वो शिकार है, उससे निकाल सकूं। और एक बात ये भी मैं कहूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बैरून मुल्क लोग हैं, उनका बड़ा किरदार होता है, लेकिन उनके बच्चों को मैं महफूज कर सकूं, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर को सबसे बड़ा चैलेंज है, सिर्फ मेरे हल्के में नहीं है, ये ओवरऑल है, बिल्कुल ओवरऑल मनशियात जो है, बिल्कुल सही, ये बहुत हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वालिदैन पा रहे हैं, बच्चों को पैसे भेजते हैं, उनको एक मनसूबाबंदी के तहत इस पर लगाया जा रहा है। इससे छुटकारा जबरदस्त, बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात आपने की। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक जुल्फ़िकार साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, जिस तरह से वो फाउंडर हैं अपने राजमहल हल्का के, इसी तरह से वो अवामुन नास के लिए बड़ा दर्द रखते हैं और उनका ये कहना है कि अवामुन नास के लिए हमेशा कोशिश जारी रखेंगे और इस तरह से ही अगर क़यादत जो है प्रॉपर परफेक्ट फैसले करेगी तो इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत सी तब्दीली पूरे आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं में आएगी, जो यूनिटी और उसके साथ जीत का एक बहुत बड़ा मरकज भी होगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।